मधुरावाणी सर्वेषां भूषणं भूषणादपि वाणी हि मनुष्यणां किं न करोति शोभनम्. In other words, sweet speech is the greatest ornament of a person, greater than any external decoration. With this divine invocation, we seek blessings for clarity of thought, meaningful discussions, and a successful event ahead. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी. मैं हूं मिताली पांडे. मैं हूँ दीपान्विता शर्मा और मैं अल्फिया अख्तर. और हम आप सभी का आज इस पावन अवसर पर तहे दिल से स्वागत करते हैं. आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वारा पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के समर्थन से आज आप सभी का इस राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वागत करना हम सभी के लिए गर्व की बात है. यह मंच न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, बल्कि यह युवा पत्रकारों के लिए सीखने, समझने और आगे बढ़ने का भी एक अवसर है. हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, विकास, विरासत और भविष्य, यह सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमें अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर ले जाती है. इसने समाज को जागरूक किया, आवाज दी और बदलाव की दिशा दिखाई. आज का यह सम्मेलन उसी विरासत को सम्मान देने और उसके भविष्य को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. पत्रकारिता को अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और हिंदी पत्रकारिता ने इन 200 वर्षों में ये भूमिका बखूबी निभाई है. जैसा कि कहा गया है, कलम की ताकत तलवार से कहीं अधिक होती है. 1826 में उत्तर कुमार तट से शुरू हुई ये यात्रा आज डिजिटल युग तक पहुंच चुकी है. 200 वर्षों की ये यात्रा हमें यह सिखाती है कि शब्दों की ताकत क्या होती है. कभी ये शब्द स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बने तो कभी समाज में जागरूकता फैलाने का माध्यम. हिंदी पत्रकारिता ने हर दौर में सच को सामने लाने का साहस दिखाया है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही. Journalism is not just about reporting facts, it's about shaping perspectives and building informed societies. Over the years, Hindi journalism has acted as a bridge between common people and the information. Today's conference gives us an opportunity to reflect on this journey and also to ask an important question. What lies ahead? How can the future of journalism remain ethical, responsible and impactful? इस पावन एवं शुभ अवसर पर हम हृदय से स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी, फाउंडर, चेयरमैन एंड चीफ एडवाइजर ऑफ नीम्स. आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा धिंगरा मैम, डायरेक्टर ऑफ नीम्स, तथा पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र पाटिल सर का. आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से यह मंच और अधिक गौरवान्वित हो रहा है. हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं. We feel truly privileged to have you all with us today. Some personalities don't just arrive, they inspire everyone around them. And today, we are honored to welcome one such presence, our esteemed chief guest, Dr. Ajit Pathak sir. Dr. Pathak is the national president of PRSI and a highly respected name in the field of public relations and communication. With over 4 decades of experience, he has contributed immensely as a communication expert, media professional and an academician. He has represented India at various international platforms and has been associated with prestigious global organizations. Sir, your presence here is truly inspiring for us all. The guest of honor brings not just presence but valuable perspective. And today we are privileged to have one such inspiring personality among us. I would like to introduce our guest of honor, Mr. Vinay Kumar Jaiswal. He is currently serving as Assistant General Manager at SAIL and has extensive experience in corporate communication and public relations. So we are delighted to have you with us. कुछ व्यक्तित्व केवल अपने पद से नहीं बल्कि अपने विचारों और लेखनी से पहचाने जाते हैं. और आज हम ऐसे ही एक
प्रेरणादायी व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं। It is my privilege and honor to welcome our esteemed keynote speaker, Mr. Shishir Sinha sir. Mr. Sinha एक प्रतिष्ठित पत्रकार और एसोसिएट एडिटर हैं, जिनका अनुभव और दृष्टिकोण पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली रहा है। उन्होंने अपने विश्लेषण और लेखन के माध्यम से समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से समझने और प्रस्तुत करने का कार्य किया है। Sir, we are truly honored to have you with us today. We also extend a very warm welcome to all our respected faculty members and dear students. Your presence truly adds energy and meaning to this event. Thank you all for your valuable time. किसी भी कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत सही दिशा और प्रेरणा के साथ होती है, और ये दिशा हमें हमारे मार्गदर्शकों से मिलती है। It is now time to begin the session with a formal welcome. I feel honored to invite Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra Ma'am, Director MEAMS, to kindly deliver the welcome address. नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य मेहमान जी का, डॉक्टर अजीत पाठक सर का, और मैं साथ में स्वागत करती हूँ जयसवाल सर जी और शिशिर सिन्हा सर का। और आप सबका स्वागत करती हूँ क्योंकि मंच की शोभा तो ये लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शोभा आप सबसे है, और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। और फैकल्टी जो इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि एक हमें अवसर प्रदान किया, जबकि जिसमें हम पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ और इसका भविष्य क्या है, क्योंकि आज जो जनरेशन है, जो समय है, वो एआई का है। तो एआई का समय जब है, उस समय इस विषय की गंभीरता से डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एआई अपने साथ कई ब्लेसिंग लाया और कई जो है समस्याएं भी लाया। क्योंकि एआई के साथ साथ सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, दोनों का जब मेल के साथ हम बात करें, तो आज पत्रकारिता, खासकर हिंदी पत्रकारिता, कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें मुख्य जो, क्योंकि इन्होंने अभी बताया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन जैसे मैं बोलूँगी, कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था, एग्जीक्यूटिव, सब जो है जो हमारे स्तंभ हैं, आज कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसी तरह से जो है पत्रकारिता भी इसका जो है समस्या से जूझ रही है, जो है कि वो सटीकता कैसे हो, निष्पक्षता कैसे बनाई रखी जाए, और सटीकता के साथ साथ जो पारदर्शिता है और उत्तरदायित्व है, उसका कैसे निर्वहन हो। तो ये जो समस्याएं हैं, सबसे पहले पारदर्शिता और सटीकता, कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हम समाचार लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं, क्या वो सटीक है या नहीं। कुछ अभी आज तक और कुछ बहुत बड़े पत्रकारों ने भी कुछ गलत न्यूज़ चलाई, फेक न्यूज़ चलाई, जो वायरल हो गई, चाहे वो किसी की डेथ से संबंधित हो या वॉर से संबंधित हो। हम सब उसका हम उसे जानते हैं, आज उसका डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरह से जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब वो वायरल हो जाती है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या परिणाम हुए हैं। चाहे वो अगर किसी अटैक के बारे में या टेररिस्ट अटैक के बारे में बात करी जाए, तो जब हम पत्रकारिता में अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं, तो किस तरह से वो टेररिस्ट को आपकी पत्रकारिता उसका साथ देती है, टेररिस्ट आपकी पत्रकारिता का फायदा उठा के किस तरह से और जो है आक्रमणों को अपना अंजाम देते हैं। तो इस विषय में भी मेरे ख्याल से डिस्कशन होगी आज के टाइम पे। और हिंदी पत्रकारिता, क्योंकि आज जो जेन जी है, वो हिंदी बोलने में थोड़ा सा संकोच करता है, खासकर जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं अपनी नॉर्मल जो बातचीत में ज़्यादातर देखा जाए तो वो हिंदी ही है, स्लैंग के साथ हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब पब्लिक फोरम पे बोलने की बात आती है तो हिंदी से संकोच किया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता इस समस्या से भी जूझ रही है, क्योंकि जब हम क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं तो पाठक सर मुझे बताते हैं कि कई जो शब्द हैं वो बच्चों को समझने में बहुत ही समय लगता है और उसका सही उच्चारण करना मुश्किल है। आज भी जब हमने इसीलिए बाइलिंगुअल इसको रखा कि कई बच्चों को हिंदी में वार्तालाप करना उतना आसान
नहीं रहता है। तो इस समस्या को कैसे जूझा जाए, कैसे इसका समाधान किया जाए, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद कुछ तो हिंदी का प्रचार में मेरे ख्याल से बढ़ावा मिला है, लेकिन फिर भी हिंदी को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो हिंदी पत्रकार जो है वो भी इस विषय पे आई थिंक सो जो सब लोग बैठे हैं वो आज इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भविष्य जो है हिंदी पत्रकारिता का इन सब समस्याओं के निवारण के बाद ही उज्जवल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और आशा करती हूँ कि आप जो डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, जो कि आपसे जो हम मांग करते हैं कि आप अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, और मेहमानों को अपने कॉलेज के बारे में कि जो हमारा कॉलेज है हमें किस तरह की शिक्षा देती है, इस तरह के आप उन्हें अनुभूति करवाएं। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your warm and inspiring words. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. And now, we're pleased to formalize this collaboration through the signing of Memorandum of Understanding (MOU) between PRSI and MEANS, marking the beginning of a mutually beneficial partnership. And for this, I would like to invite Dr. Professor Rajni Makuta Dhimra ma'am and Dr. Ajit Pathak sir. सर लोगों ने ना हर पेज पे होना चाहिए। ये बात विधिपूर्वक कार्य Thank you so much everybody. हर विषय की गहराई को समझने के लिए एक सही परिचय बहुत आवश्यक होता है, जो हमें उस विषय से जुड़ने और इसे बेहतर समझने में मदद करता है. Hence, I'd like to invite Dr. Umesh Chandra Pathak sir, Head of the Department of Journalism and Mass Communication, to kindly come forward and present the introductory remark and help us understand the essence of today's theme. Please. धन्यवाद. हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यात्रा के ऊपर आज हम चिंतन मनन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं. आज से ठीक 29 दिन के बाद हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होंगे. 30 मई 1826 के दिन पहली बार भारत में हिंदी का अखबार निकला था, और अखबारों की अहमियत के बारे में आज किसी को बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है. एक शेर में कहें तो यूँ तो कीमत मेरी कुछ भी नहीं, शहर में आग लगा सकता हूँ अखबार में. तो पत्रकारिता की बात करें और हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो दिखाई ये देता है कि
एक मिशन के तहत शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता बाद में प्रोफेशन, और आज में हिंदी ही नहीं तमाम वर्नाकुलर लैंग्वेज की भी अगर बात करें तो सब वो प्रोफेशन के बाद अब सेंसेशन की ओर सिमट गई। और तकनीकी AI के इस दौर में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे एवेन्यूज भी। कहते हैं कि अच्छाई बुराई दोनों एक साथ ही चला करती है, जिसका प्रतिशत बढ़ जाता है वो दिखाई देने लगता है और बाकी छूट जाता है। ऐसा ही पत्रकारिता के साथ भी हुआ है। एक दौर था कि पत्रकारिता की अच्छाइयों की चर्चा बहुत होती थी, आज बुराइयों की होती है। ये रिफ्लेक्शन समाज से होता है और समाज हम ही लोग बनाते हैं। समाज में अगर जिस तरह का ठहराव है, जिस तरह की स्थितियाँ हैं, पत्रकारिता, मीडिया या साहित्य या सिनेमा उसी को उजागर करने का प्रयत्न करता है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिखाई देते हैं। हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक चरणों में जहाँ मिशन आज़ादी का था, बहुत सारी लेखनियों ने अलग जगह हिंदुस्तान को आज़ाद करना एक बहुत बड़ा ध्येय था। फिर पत्रकारिता एक विरासत बनी, भाषाई ताकत बनी और हिंदी भाषियों ने हिंदी भाषा की जो सेवा पत्रकारिता के माध्यम से की वो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। आज हम भारत में देखें तो भाषा को लेकर बहुत सारी दुविधाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ दिखाई देती हैं, लेकिन वह दौर कैसा रहा होगा जब बंगाल के कलकत्ता से हिंदी पत्रकारिता का उदय होता है। इनफैक्ट पत्रकारिता का ही उदय भारत में होता है वहाँ से, और बहुत सारी भाषाएं वहाँ से शुरू होती हैं और दक्षिण भारत तक पहुँचती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मिशन आज़ादी की ओर बढ़ती है। अगर आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखें तो चुनौतियाँ बहुत सारी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज कंटेंट अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में बहुत होने लगे हैं। आप देखें तो हर जगह पोर्टल ऑनलाइन हिंदी माध्यम में भी उतनी ही उपलब्ध है जितनी अन्य भाषाओं के उपलब्ध है। तो एक तरह से यूनिकोड ने भाषाई जो विविधताएं हैं उसको विस्तार दिया है और अपने बात को रखने का जो एक प्लेटफॉर्म आपको डिजिटली मिल रहा है वो जाहिर तौर पर हिंदी पत्रकारिता को भी आगे बढ़ा रहा है। आज हिंदी लिखना पढ़ना आसान है यूनिकोड के माध्यम से, ऑनलाइन सभी लोग लगभग कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन चुनौतियाँ नहीं। फेक न्यूज के इस दौर में सत्य, तथ्य और कथ्य को पहचानना और तीनों को इकट्ठा करना सबसे बड़ी चुनौती है किसी भी पत्रकार के लिए, क्योंकि आज कथ्य बहुत है, सत्य कहाँ छुपा है सोचना और समझना पड़ेगा, और तथ्य जो है यानी आंकड़े अक्सर इधर उधर हो जाते हैं। हालांकि एक कहावत बहुत पुरानी पत्रकारिता की है कि फैक्ट्स आर सीक्रेट बट कमेंट्स आर फ्री, लेकिन उसका उदाहरण बना के रख दिया गया है। तथ्यों को सहेजना समेटना हम सबकी जिम्मेदारी है और साझी जिम्मेदारी। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। एक पत्रकार को लोग है प्लूरल और मीडिया कहते हैं कि मीडिया ने ये कर दिया। अरे भाई, अन्य व्यवसाय की तरह वो भी अपना कार्य कर रहा है, उसको आप इस तरह से मीडिया और उसको सारी जिम्मेदारी मत दीजिए। सारे व्यवसाय एक साथ अनैतिक कार्य करने के लिए आज़ाद हैं और सबकी जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी जाती है। ये अद्भुत बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया में नैतिकता का प्रश्न हमेशा से रहा है, आज भी उठाया जाता है, लेकिन उसके जड़ में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मीडिया में नैतिकता है। क्योंकि आप किसी एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए जिसने भारत के अंदर से किसी भी स्कैंडल को बाहर लाने के लिए कोशिश की, ये मीडिया है। तो मुझे लगता है कि अगर 100% ऑब्जेक्टिविटी होती है तो शायद नोबडी विल बी इन क्लोज। तो मीडिया की ऑब्जेक्टिविटी अभी भी है, ऐसा नहीं है, और शायद इसीलिए हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र बचा हुआ है और चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि समय के साथ परिवर्तन होता है और हो रहा है। फेक न्यूज़ की चुनौतियाँ भी बहुत हैं। हम दाएं बगाएं फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं, वहाँ एक बार चिंतन की आवश्यकता है। उस सूचना का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसका सरोकार हर व्यवसाय से है, एक लेमैन से लेकर के और एक अथॉरिटी का व्यक्तित्व भी उस सूचना से गुजरता है, इसलिए जिम्मेदारी तो बनती है। अंत में हिंदी पत्रकार people with various schemes. He was not the one who initiated those initiatives. उनका कहना था किसी शहर में जब कोई व्यक्ति नया आए तो उसको उस शहर का हर शख्स 1 ईंट और 1 रुपया देगा।
एक ईंट और 1 रुपया, जिसके माने ये है कि उतनी ईंट आ गई तो उसका घर बन जाएगा और 1-1 रुपया मिल गया तो वो अपना व्यापार शुरू कर सकेगा। तो दैट वाज द कंसेप्ट लॉन्ग ईयर्स बैक। वे नहीं मानते थे कि व्यापार है केवल लाभ कमाने का एक जरिया, समाज की सेवा का माध्यम है, ये सहयोग पर आधारित स्वावलंबन का जरिया। जो भी अग्रोहा में बसने आए हर निवासी से वो 1 ईंट और 1 रुपया पाए, उसे रहने को छत मिले, व्यापार को पूंजी, सहयोग हो, स्वावलंबन हो, कोई पीछे न रह जाए। जो राम राज्य के उद्घोषक थे, राजा को सेवक बतलाते हैं, अहिंसा, अपरिग्रह और बंधुत्व की त्रिवेणी, आज हम उनको शीश झुकाते हैं, आज हम उनको शीश झुकाते हैं। सबसे पहले कि मैं अपनी बात पत्रकारिता अखबार की करूं, उससे पहले मैं मैडम शेफाली का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ईमानदारी से मुझे इन 200 साल की जानकारी नहीं थी कि 30 मई को हम 200 साल पूरे करने वाले हैं हिंदी पत्रकारिता के। इन्होंने मुझे याद दिलाया और इनके याद दिलाने से न केवल मैं यहाँ आया बल्कि पूरे देश में हम कार्यक्रम कर रहे हैं उदन मातन के 200 वर्षों के इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली आपका, मुझे याद हुआ कि इसके 100 साल नहीं मना पाए थे हम देश में और आज हम 200 साल मनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम सब मिलके एक साथ उस व्यक्ति को नमन करें जिसने उस चुनौती के दौर में जब अपनी मातृभाषा के लिए खड़े होना, अपने देश के लिए खड़े होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, समाचार पत्र निकालने का निर्णय लिया। अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के वो कलकत्ता गए और वहाँ से पहली बार 500 अखबार हिंदी में उन्होंने निकाले। 500 अखबार से जो यात्रा शुरू हुई दोस्तों, आज 1.5 लाख रजिस्टर्ड अखबार और न्यूज़ मैगजीन्स हिंदुस्तान में है। 500 से चल के हम यहाँ तक आए। आज पूरे विश्व में जो टॉप 10 अखबार हैं, समाचार पत्र हैं, डेली हैं, उसमें 3 समाचार पत्र हिंदी के हैं, भास्कर, अमर उजाला और जागरण। ये बहुत बड़ी बात है हिंदी के लिए और भारत के लिए कि हमारे 3 समाचार पत्र उस स्तर के हैं जो विश्व लेवल पे टॉप 10 में आते हैं। ये आसानी से नहीं हुआ, इसकी बहुत बड़ी यात्रा है और जहाँ पत्रकार, सरकार, जो उसके पढ़ने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले, सब ने मिलकर इस यात्रा को तय किया है। मेरे साथी शिशिर भाई यहाँ हैं, हम पिछले कई साल से जुड़े हुए हैं, ये पत्रकार और मैं एक जनसंपर्क कर्मी के नाते हमने देखा है धीरे धीरे। एक समय था, अब से काफ़ी साल पहले, एक जर्नलिस्ट हुआ, जर्नलिस्ट जो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएगा, उसकी खबर लेगा और न्यूज़ बना के भेज देगा। धीरे धीरे इसमें व्यावसायिकता ज़्यादा आई, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आया। आज आईटी की जो रिपोर्टिंग करता है वो आईटी की इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति है। आज जो मेडिकल की रिपोर्टिंग करने जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हो सकता है डॉक्टर है। जो अध्ययन है इनका, शिशिर भाई जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो आप उस विषय पर किसी भी अर्थशास्त्री से इनका डिबेट कराएं, ये अपडेटेड है। ये स्तर बढ़ा है पत्रकारिता का और इस स्तर के बढ़ने के साथ साथ जो सम्मान है पत्रकारिता का वो भी बढ़ा है। दूसरा जो इम्पैक्ट आया, जिसे मैं सकारात्मक कहूँगा कि हमारा सर्कुलेशन बढ़ा या उसमें प्रोफेशनलिज्म बढ़ा। लेकिन पाठक साहब ने भी मूल्यों की बात कही थी। ये जो मूल्य है, मूल्य हर स्तर पर क्रॉस हुए हैं। हम चाहे राजनीति की बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की बात करें, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं उनकी बात करें, संगठन और उसके जो हितार्थी हैं उनकी बात करें, हर जगह विश्वास टूटा है। हमारे जो मूल्य हैं उनमें गिरावट आई है और उससे अछूते नहीं हैं समाचार पत्र भी और जनसंपर्क भी।
आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। हम अक्सर समझते हैं, आलोचना में बात करते हैं कि मीडिया भ्रष्ट है या पैसे लेके समाचार छापते हैं। ये फैक्टर हैं। समाचार पत्र की जब आप बात करें तो दो रास्ते पे जाते हैं, एक तरफ प्रोफेशनलिज्म है, दूसरी तरफ अनप्रोफेशनलिज्म है। इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस एसोसिएशन ने अब से 15 साल पहले एक सर्वे किया कि क्या मीडिया में पैसे देके समाचार छपवाने की प्रवृत्ति है, और अधिकांश राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि समय और ज़्यादा there are unethical practices between public relations and media where people get their news published. या आप पैसे दें, विज्ञापन दें, कोई फेवर दें, कॉन्ट्रैक्ट दें किसी अखबार वाले को। आप येलो जर्नलिज्म कितने लोग जानते हैं आप में से? बहुत कम जानते हैं। मैडम, येलो जर्नलिज्म इस युग में आपको जानना बहुत जरूरी है। When journalism is used for blackmailing purposes to make money, it is yellow journalism. यानी मैं आपके इंस्टीट्यूट की एक नेगेटिव खबर अपने पास ले आता हूँ किसी से, आप में से कोई मुझे वो खबर देता है, एक छोटी सी न्यूज़ में छापता हूँ अखबार में और आपके चेयरमैन के पास जाता हूँ, सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, अगला इशू पूरी डिटेल के साथ छपेगा, बोलिए क्या करना है? 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए विज्ञापन, किस तरह इसको सेटल करें? आप दबाव में आते हैं, आप कंप्रोमाइज करते हैं, और वो सिलसिला येलो जर्नलिज्म का होता है। दूसरा तरीका हुआ एडवर्टाइजमेंट। सर आप 5 एडवर्टाइजमेंट फुल पेज के हमें दे दीजिए, हम कुछ नहीं छापेंगे। तीसरा जो परिदृश्य है, नेगेटिव न्यूज ना छपे। There are corporates in this country who give monthly package to journalists. Sorry friend, I'm sharing this. This is happening. So that no negative story is published against their organizations. अगर मैनेज करने की प्रवृत्ति वहाँ तक है तो पत्रकारिता कहाँ जाएगी? उसके लिए पत्रकारी नहीं, हम जैसे जनसंपर्क कर्मी भी हैं। Because when we work for a corporate, we get pressure from the top management कि आग लग गई, दिख रही है, कल आग लगी हुई की न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए। We are not whitewashing agent in today's technological world, where whole thing you can see from internet, that if there was a fire, if there was a blast, you cannot hide it. But still, the human psychology, how to stop it, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। दूसरा जो एक हमारे आगे चिंतन का विषय है, anybody who is holding mobile, like he is having mobile, he will record anything and he will put it on social media. Even if he is not trained in journalism, he doesn't know basics of journalism, he doesn't know any ethics of the profession, but he will shoot, and his recording, which may be a nonsense, will shoot like a fire. आप क्या बोलते हैं उसे? वायरल हो गया। वही टाइम्स ऑफ इंडिया और भास्कर की न्यूज स्टोरी नहीं उतना पॉपुलर होगी जितना एक के नॉनसेंस वायरल हो जाएगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट सिनेरियो इन द सोसाइटी कि वो सब हो रहा है जिसे हम देख रहे हैं चुपचाप और उसको कुछ कर नहीं सकते। एआई के इम्पैक्ट की बात हुई। कुछ समय पहले मैं वीडियो देख रहा था, एक वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रिहान, उनकी न्यूज़ रजत शर्मा जी की चैनल से आई। रजत शर्मा जी बोल रहे हैं एक टेक्नोलॉजी ब्रेक हुई है जो इंजीनियर को आपको जो है कि इस समय की टेक्नोलॉजी को पकड़ना होगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को लिखना होगा और रिसर्च करके लिखना होगा और सत्य के साथ लिखना होगा, तभी टेक्नोलॉजी आपकी मदद कर पाएगी। टेक्नोलॉजी के जरिए अगर आप सोचें कि 10 मिनट में आपको बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाकर दे पाएंगे, कभी संभव नहीं है। कोई भी एआई, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी, कोई भी उसकी आपके प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि उसको बर्बाद करने का ही काम करेगा। इसीलिए
और वुडन मॉडर्न जैसा जो है कि एक जो शुरुआत थी, उसकी जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर है कि अगले 200 सालों में, अगले 50 सालों में, अगले 100 सालों में, अगले 200 सालों में जो आने वाला भविष्य है उसको आप कैसी पत्रकारिता देके जाएंगे, कैसी पीढ़ी देके जाएंगे। तो ये आपको अपनी हिम्मत और हौसलों से जो है तय करना होगा। इसके लिए मैं 4 पंक्तियों में इस बात को जो है कि समाहित करना चाहूँगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि पत्रकारिता का भविष्य क्या है, तो गर्व से कहिएगा कि हमारा इतिहास जो है पंडित जुगुल किशोर ने लिखा था और हमारा भविष्य हम खुद स्मार्टफोन और एआई के साथ मिलकर लिखेंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें बताया कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, पत्रकारिता का महत्व क्या है और आने वाली विडंबनाओं का सामना कैसे करना है, और हम निश्चित ही आपकी बातों पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं हृदय से आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट कीनोट स्पीकर मिस्टर शिशिर सिन्हा सर। सर प्लीज ग्रेस द पोडियम विद योर वर्ड्स। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। बहुत मुश्किल काम मुझे दिया है। ये 3 लोग बोल चुके हैं, बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। और एक बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो है, जिसको हम लोग जेन जी, हम पता नहीं हम किस जेन से आते हैं, मुझे पता नहीं है, जेन अल्फा बीटा गामा जो भी हो, तो आप जो जेन जी है इनके अंदर धैर्य की कमी है। मैं कहता हूँ धैर्य की कमी नहीं है, उनके धैर्य को पकड़ना सिखाना हमारी जरूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे। ये जेन अल्फा और जेन बीटा की कमी है, जेन जी की कमी नहीं। तो आज जो पत्रकारिता की चर्चा हो रही है, हिंदी पत्रकारिता की चर्चा हो रही है, देखिए हम थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं पत्रकारिता में, बाल से आप मेरा अंदाजा लगा सकते हैं। 31 वर्ष गुजार चुके हैं इस पत्रकारिता में, और हमने जिस विषय पे लिखा है उसको पढ़ने वाले सबसे कम लोग होते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं आर्थिक विषयों पर। जीडीपी बढ़ गई, अभी मैं वही लिख रहा था कि जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ पे बढ़ गया। अब बताइए लोगों को क्या मतलब है, जीएसटी का कलेक्शन 2 लाख करोड़ बढ़ से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए पहला सवाल पूछेंगे तो जीडीपी बढ़ गया, तो महंगाई दर बढ़ गई, तो रसोई गैस का सिलेंडर जो कमर्शियल मार्केट में बिकता है आज 165 रुपये बढ़ गया। तो ये जो तो है ना, ये सबसे हमारे लिए बड़ी चुनौती। पत्रकारिता के सामने जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या हम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं। पाठक सर ने मुद्दा उठाया कि पत्रकारिता में ये समस्या है, पत्रकारिता में ये इस तरीके की व्यवस्था चली आ रही है। उन्होंने एक जिक्र किया कि किस तरीके से बुरी खबरें रुकवानी है, और एक पाठक से पूछे, एक श्रोता से पूछे, एक दर्शक से पूछे तो कहता है बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज, और वो कहते हैं कि बुरी खबर को रुकवाने का काम हमारा है। तो पाठक कहता है मुझे बुरी खबर पढ़नी है, और पाठक सर कहते हैं कि बुरी खबर नहीं छपवानी है। ये चुनौती है मेरे लिए। आज अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, आज अगर आप दैनिक जागरण उठाइए, आज दैनिक जागरण के पहले पेज की सबसे ऊपर में खबर क्या है, एक यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा, पहली खबर। अब मुझे ये बताइए कि आज के पाठक को हम उस प्रशासनिक अधिकारी के रिश्वत लेते हुए खबर के जरिए क्या बताना चाहते हैं? भ्रष्टाचार है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है। अभी तक तो हो रहा था कि मीडिया में बड़ा भ्रष्टाचार है, अब वही मीडिया किसी और के भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है। तो भ्रष्ट कौन है? जिसने छापा या जिसकी खबर छापी गई वो भ्रष्ट है। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब नहीं दें। अब दूसरी बात आई, हिंदी की बात हो रही है। मैंने अपने 31 वर्ष के कार्यकाल में 16 वर्ष हिंदी में गुजारे हैं और 15 वर्ष अंग्रेजी में।
कई बार हम मजाक मजाक में कहते हैं कि भाई देखो अंग्रेजी से हमारे घर का चूल्हा चौका चलता है, दिल की बात कहनी होती तो हिंदी में कहते हैं। अच्छा लगता है। आज भी हम एक ऐसे अखबार के साथ, एक ऐसे समूह के साथ जुड़े हुए जो अंग्रेजी का स्टैंडर्ड सेट करता है। हिंदू ग्रुप आप सभी को मालूम है कि देश में जब कभी भी अंग्रेजी की बात आती है तो दो अखबार का नाम लिया जाता है, एक स्टेट्समैन है और एक हिंदू है। और हम ठहरे ठेठ हिंदी वाले, बिहार में जन्मे, बनारस में पले, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी जो है कहीं ना कहीं मेरे डीएनए में इंजेक्ट हो रखा है और हिंदी में ही हम खुद बोलते हैं। तो मुझे याद आता है मेरे एक बॉस थे उदय शंकर, आपने सबने शायद उनका नाम सुना। उदय शंकर जो कि बाद में स्टार इंडिया के इंडिया हेड बने और आजकल एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। उदय शंकर पहले आज तक में थे और आज तक से वो पहुंचे स्टार में। और उस समय क्रिकेट को लेकर के चर्चा चल रही थी कि क्रिकेट के सीधे प्रसारण को कैसे और लोकप्रिय बनाना है। पहले क्या होता था कि क्रिकेट की जो कमेंट्री होती थी, रेडियो पे जब आप सुनते थे तो सुशील दोषी साहब होते थे और अंग्रेजी पे जब आप सुनते थे तो नरोत्तम पुरी साहब टीवी पे सुनते थे। तो टीवी की जो कमेंट्री थी वो मान करके चलते थे कि अंग्रेजी में ही होगी और रेडियो पे जो है वो मिक्स होगा, हिंदी भी होगा, अंग्रेजी भी होगा, क्योंकि रेडियो की जो पहुंच है वो टीवी से कहीं ज्यादा है। उदय साहब ने एक अच्छा प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, स्टार क्रिकेट को स्टार क्रिकेट हिंदी के नाम से लॉन्च किया और वहां पर आपको सुनील गावस्कर साहब, वहां पे वीवीएस लक्ष्मण साहब, वहां पे हर्षा भोगले साहब, जो लोग अंग्रेजी मानिंद एक कमेंटेटर थे, उनको हिंदी के मंच पे ला करके खड़ा किया। और आज स्टार क्रिकेट हिंदी की जो संख्या है दर्शकों की, वो स्टार क्रिकेट अंग्रेजी से कई कई गुना ज्यादा है। और उसी की कामयाबी का ये हुआ कि आजकल रवि किशन भी कमेंट्री करने लगे भोजपुरी में। का मारत हो, केनवा जात हो, ये हमारी इस भाषा की जीत है। हम माखौल उड़ाते हैं। हम और उमेश भाई दोनों चूंकि बनारस से जुड़े हुए हैं तो हम लोग बातचीत भोजपुरी में करते हैं। एक क्या होता है, जुड़ाव होता है। तो हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ सबसे अच्छी चीज क्या हो, इसने लोगों को जोड़ना शुरू किया। कहते ना, अभी उमेश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि गाली और आशीर्वाद देना हो तो हिंदी में ही दे। अंग्रेजी में तो हम लोग रोज गाली देते हैं, क्या उसका महत्व होता है? लेकिन हिंदी में एक बार बोल करके देखे, कोई बोलना नहीं बोलना नहीं, उसका प्रभाव देखिए, तुरंत उस व्यक्तित्व की परिभाषा से अच्छा गाली दे रहा है। एक बड़ा फेमस डायलॉग भी था एक फिल्म में, अरे भाई साहब गाली दे रहा है। वो महिला बहुत अच्छी कैरेक्टर आर्टिस्ट है। मैं ये क्यों बात कह रहा हूं, मेरा ये कहने का मतलब कि उस हिंदी ने क्रिकेट को क्या पहचान दिलाई, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। उसके बाद दूसरा आइए हिंदी की कामयाबी। कबड्डी का प्रीमियर लीग शुरू हुआ। कबड्डी जो कि एक देशज खेल है, स्टार ने उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए और आज कबड्डी की जो प्रीमियर लीग का जो टीआरपी है वो कई गुना ज्यादा है। किस भाषा ने दिलाई? हिंदी ने दिलाई। बहुत सारी संख्याएं विनय भाई ने दे दी है, मैं संख्या उसका दोहराव नहीं करूंगा, एक ही संख्या रखता हूं मैं। हमारे देश में 403 टीवी चैनल है, खबरिया न्यूज चैनल हिंदी वाले, सॉरी 403 टोटल है और उसमें से 93% जो है वो हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के हैं और उनके दर्शकों की संख्या 99%। क्या ये हिंदी की प्रोस्टेट की समस्या है वो अब दूर हो गई, अब किसी को सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जानकारी डॉक्टर त्रेहान ने दी। फिर डॉक्टर त्रेहान आते हैं, जैसे नॉर्मल न्यूज बुलेटिन है, डॉक्टर त्रेहान आके कहते हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम लोगों ने मिल के ये प्रयास किया और अब किसी को ये समस्या नहीं होगी। आपको अब आगे की जानकारी चाहिए तो नीचे क्लिक करें। जैसे ही उन्होंने क्लिक कर कहा, मुझे उसमें एहसास हुआ कि कुछ झंझट है। मैंने रजत जी को उसको फॉरवर्ड किया, रजत जी इट इज ट्रू, इट वाज ऑलमोस्ट 12:15 in the night and within seconds he replied it is absolutely fake.
अब आप किस पे भरोसा करेंगे, कौन से मीडिया पे विश्वास करेंगे, तो उसका समाधान क्या होगा। पीछे भारत ने बदला लिया पाकिस्तान से, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। राष्ट्रवादी होने के नाते मैं बहुत एक्साइटेड था कि अब पाकिस्तान के साथ हम क्या करने जा रहे हैं। रात को 2 बजे तक मैं समाचार सुनता रहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। सो गया मैं, फिर भी नींद नहीं आई। मैं फिर 3 बजे आँख खुली, मैंने सोचा टीवी तो नहीं चला था, यूट्यूब पे देखूं। उस पर आज तक आ रहा था। आज तक लोगो है, न्यूज़ है, मास्ट हेड है, सब कुछ है, और वो कह रहा है पाकिस्तान हैज कैप्चर्ड पीओके। मैं तो उठ के हनुमान जी के हाथ जोड़ने लगा कि ये तो मतलब हम वर्षों की मुराद पूरी होने जा रही है, बट इट वॉज ऑल फेक। अब इसमें किसको क्या मिलता है वो राम जाने, लेकिन ये सब हो रहा है। मेरा सौभाग्य पिछले 1 साल में करीब 60 कंट्रीज के पीआर और मीडिया के जर्नलिस्ट को मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स की उनकी। उन सभी की जो कंसर्न्स थी वो मैंने ली। उसमें सबका कहना यही था कि जो ये नेगेटिव न्यूज़ स्टोरी आती हैं उसको हम क्या करें। तो दोस्तों, मैं क्योंकि पब्लिक रिलेशन का आदमी हूँ, मैं आपको यही कह सकता हूँ कि इसका समाधान एक ही है। नंबर 1, मेक योर स्टोरीज इंटरेस्टिंग। जो रूटीन है ना, रूटीन अब स्टोरी नहीं रहा, कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए। हमने ट्राई किया, एक रिफाइनरी हमने बनाई थी पारादीप में, जहाँ बहुत सारे लोहा लगा, पाइपलाइन लगे। उसके फैक्ट्स को अगर हम मीडिया को स्टोरी देते हैं तो वो रूटीन लगता है, उसमें कुछ नयापन नहीं था। तो उसमें नयापन डालने के लिए हमने सोचा कि हम क्या करें। तो हमने कहा कि इसमें जितने पाइप यूज़ हुए हैं रिफाइनरी बनाने में, उनकी लंबाई गंगा नदी के पूरी लेंथ के बराबर है। जो लोहा हमने इस्तेमाल किया है वो 7 एफिल टावर के लोहे के बराबर है। जो सीमेंट हमने इस्तेमाल किया है इस रिफाइनरी को बनाने में, उसमें 15 बुर्ज खलीफा का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम प्रस्तुति इस प्रकार की करें कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ, वो पहली चीज़ होगी। दूसरी, जो नेगेटिविटी है फुटप्रिंट्स की, उसको हटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव न्यूज़ स्टोरी डालें अपनी, ताकि लोग पॉजिटिव को ज़्यादा देखें, नेगेटिव से हमारा भटकाव कम हो। और सबसे ज़रूरी ये है कि जो हमारी फिलॉसफी है सनातन की, ये ना सोचें कि सनातन मतलब कुछ ऐतिहासिक चीज़ है, उसको निकाल के कूड़े में से हम झाड़ रहे हैं। सनातन एक वैल्यू है जो हजारों साल पहले से इस देश में है। When we say a whole world is one family, it is not a slogan to attract investors. वसुधैव कुटुंबकम, ये 1000 साल पहले से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पे मनन कर रहे हैं। अगर उस पे पूरा विश्व जाए तो मेरे ख्याल में ना इंडिविजुअल्स को ना कंट्रीज को किसी प्रकार की समस्या होगी, और हर किसी चीज़ का समाधान हम वहाँ से निकाल पाएंगे। कितना टाइम है सर बताएं? 5 एक दो चीज़ जो आज हमने MOU साइन किया, इसमें आप लोगों को एम्पावरमेंट होगा कि पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी के लोगों के साथ आप अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे। आपको कंपटीशंस होंगे। जब हम नेशनल लेवल पे कंपटीशन करेंगे आप लोग उसमें भाग ले पाएंगे। PRSI की जो मैगजीन निकलती है वो आप सबके साथ ईमेल पे शेयर करेंगे या व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। पब्लिक रिलेशंस की रिसर्च दोस्तों, I was blessed to get first PhD of the country in public relations. उसके कई साल बाद तक PhD नहीं हुई, और सेकंड PhD एंड थर्ड PhD were done after 10 years and 15 years. उसको देखते हुए मुझे लगा कि हमें इसको एनकरेज करना चाहिए, और हमने एक PR की रिसर्च को एनकरेज करने के लिए स्कीम शुरू की है, जिसमें anybody who earns PhD in public relations will get cash award of 11,000, PRSI life membership, and will be honored at the All India Public Relations Conference. ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरा, मैं यहाँ आपसे एक और अपील करना चाहूँगा
कुछ इंटरव्यूज में जाता हूँ मैं जहाँ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ महसूस मैंने ये किया कि नेट पास करने वाले मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स बहुत कम उपलब्ध हैं। आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, कोशिश करें पीजी करें और पीजी करने के बाद नेट में बैठें, ताकि न केवल आप पीएचडी कर पाएँ बल्कि पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप नेट को क्वालिफाई करें, उसका प्रयत्न करें। तीसरा, इंटर्नशिप के लिए जब आप जाते हैं तो बिहेव लाइक ए कॉर्पोरेट। जिस तरह से आप व्यवहार कैंटीन में करते हैं, हाई फाई करते हैं या फटी हुई जीन्स पहन के जाएं, वहाँ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को एडमायर करते हैं, वो कॉर्पोरेट में नहीं करें। यू शुड लुक एब्सोल्युटली ए फ्रेश ऑफिसर रिक्रूटेड बाय द कॉर्पोरेट। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिक्रूट करने के लिए बहुत अट्रैक्ट होगा। और एक और बात, आप ही के बीच की एक स्टूडेंट, 3 साल पहले मैं टेली हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कंसल्टेंट था। मुझे एक विजन मिशन उनका क्रिएट करना था। मुझे एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। मैडम को मैंने कहा मुझे एक आपकी ब्राइट स्टूडेंट की ज़रूरत है, और आपसे सीनियर बैच की एक जया झा है जो शायद टॉपर भी थी यहाँ की, वो हमारे साथ जुड़ी। उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ काम किया। TSDC में भी वो मेरे साथ थी और आज भी BRSI में वो मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो बी दैट काइंड ऑफ जया, जिससे हासिल करे जया, जुड़ते रहे साथ में, यू परफॉर्म एंड विन द हार्ट, so that the relationship you take forward in your side. Now I conclude with another small poem which is essence of the entire discussion which we are having today. आज सत्य कुछ और है, दिखे सत्य कुछ और। आज सत्य कुछ और है, दिखे सत्य कुछ और। झूठ सच्चाई का मखौल उड़ा रहा, दुष्ट बने चितचोर। पत्रकार हर कोई बना, एक मोबाइल को थाम। झूठी खबर बनाने पल में करें छवि बदनाम। आज शरीर किसी का लगा दे किसी का चेहरा। आज शरीर किसी का लगा दे किसी का चेहरा। किस तरह से बचे आदमी, कैसे लगाए हर खिड़की पर पहरा। टीवी चैनल सब दिखला रहे झगड़े और फसाद। सत्य के पहरेदार बने हैं जो करते नित अपराध। अमृत काल भारत में मना रहे गीत विजय के गाएं। देश तोड़ने का शौक है जिनको, हम उन पर लगाम लगाएं। पुरवाई को चिढ़ा रहे अब आंधी और तूफान। धोखेबाज आज नकाब लगाए बने बड़े हैं महान। जनसंपर्क के नाम पर झूठी खबर छपवाएं। पत्रकारिता नहीं अब समाज की सेवा, बस धन लाभ कमाएं। गौरवमयी संस्कृति ज्ञान भंडार है, काम है हर प्रेरणा आधार। भारत का नेतृत्व विश्व है मान रहा, विश्व प्रणेता नेता आकार। एक राष्ट्र है एक प्राण है एक ही स्वर हमारे। भारत माँ की जय हो, अब हर आवाज पुकारे। Thank you so much sir for your kind and motivating words. अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर VK जायसवाल सर को। सर, we would be honored to hear your thoughts. Kindly grace the podium with your presence. सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा महाराजा के भविष्य के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हाइपर लोकल होने वाला है। करीब 20 साल पहले जब अखबारों में लोकल पढ़ने शुरू हुए थे हिंदी पत्रकारिता में, स्थानीय अखबार, तो लोगों ने कहा था कि अखबार लोकल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नेशनल के साथ लोकल का इतना महत्व बढ़ा कि आज 4-4 पेजेस कहीं कहीं निकलने शुरू हो गए थे उसको, आज भी निकल रहे हैं। और अब तो पोर्टल का पोर्टल ही, आप इधर देखेंगे तो रोहिणी समाचार, नोएडा समाचार, गुड़गांव समाचार, ये बता रहा है कि मीडिया में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता तो है समाचार, नहीं तो शायद ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तकनीकी के साथ चलना, AI के साथ मेल, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देते हुए जो तकनीकी ने हमें सुविधाएं मुहैया कराई हैं, तो ये एवेन्यूज़ भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि AI के आने के बाद चीज़ें खत्म हुई,
या क्रिएटिविटी पर खतरा है। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन आज भी मौलिक लेखन का कोई जवाब नहीं है। सुशील सिन्हा सर बैठे हुए हमारे बीच में और किसी नाम का, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये उनका सतत प्रयत्न और उनके तथ्य और सत्य का समन्वय है जो हर जगह उनको सम्मानित कर रहा है। और ऐसा आज के डिजिटल एरा में भी पॉसिबल है अगर आप सत्य, तथ्य और तथ्य को लेकर चलेंगे। हमारे बीच से ही हमारी एक बच्ची अभी WD जर्मनी जा रही है और आज के दौर में भी 5 से 7 लाख रुपए का लगभग पैकेज सारा मिला के महीने का बना है उसका हिंदी पत्रकारिता के लिए। मैं जरूर कहना चाहूँगा इन बच्चों से जो एक्चुअली हिंदी इज वेरी वीक बोल देते हैं, तो एक बात जान लीजिए, एक्चुअली हिंदी इज नॉट वेरी वीक, वी नेवर डिड एनी एफर्ट फॉर हिंदी, दैट्स व्हाई। प्रयास करने के बाद तो फलीभूत होगा ही। और मातृभाषा अच्छी है तो हर भाषा सीखी जा सकती है। घर से खाकर निकलोगे तो कहते हैं बाहर भी खाना मिलता है, भाषा भी लगभग ऐसी ही है। और पत्रकारिता के बारे में चुनौतियों के साथ अवसर भी खोल रहे हैं। भविष्य उज्जवल है। दुनिया के करीब 75 देशों में हिंदी में पढ़ाई हो रही है और 10 जनवरी को आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी में डिस्प्ले होता है अटल जी के भाषण के बाद। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अमेरिका में 45 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाई हो रही है और हिंदी को अप्रवासी भारतीयों के अलावा दुनिया के और भी लोग, विदेशी लोग भी लोकप्रिय बना रहे हैं। हिंदी फिल्में लोकप्रिय बना रही हैं और हिंदी फिल्मों ने हिंदी भाषा के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ा है। और यकीन करिए कि आज भी चाहे भाषाएं हम जितनी सीख लें, आशीर्वाद और गालियों का मजा हिंदी नहीं है। तो भाषा को समृद्ध करने की शक्ति हमारे हाथों में है। हम जैसा सीखेंगे वैसा करेंगे। अगर आप कहीं कमजोर हो रहे हैं तो हमारा दोष है, हम आपको शायद उतना उचित नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम सब मिलकर साझा प्रयास करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर अजीत पाठक सर PRSI से हैं, सुशील सिन्हा सर हैं, विनय जायसवाल सर हैं। इन मनीषियों से आप सुनेंगे और गुनेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी भाषा, आपकी हिंदी पत्रकारिता के प्रति रुझान स्पष्ट होंगे और बेहतरीन होंगे। भविष्य की संभावनाएं बहुत हैं। प्रयास करेंगे हम सब मिलकर और साझा प्रयास अवश्य ही फलीभूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your clear and insightful introduction. सम्मान केवल एक औपचारिकता नहीं होता, ये उस योगदान के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता का प्रतीक होता है। With this, I would like to proceed to invite our dignitaries on stage to kindly proceed with the felicitation ceremony. मैं आमंत्रित करना चाहूँगी Dr. Professor Ms. Rajni Malhotra Dhingra Ma'am, Director of MEMS, to present the token of gratitude to our respectful chief guest, Dr. Ajit Pathak sir. थैंक यू मैम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर उमेश चंद्र पाठक, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टू प्रेजेंट अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर VK जायसवाल सर। Dr. Umesh Chandra Pathak sir को to present a token of respect to our guest of honor, Mr. VK Jaiswal sir. And now I request Mr. Fati Ahuja ma'am.
थोड़ा इसे हटा देता है सर। वाणी गुणानां हरति दोषमे प्रकाशे तस्मात् वाणी सदा रक्षे वाणी ही मनुष्यस्य भूषणम्. Meaning, speech reveals virtues and exposes faults. Therefore, one must guard speech, for it is a person's ornament. With this beautiful श्लोक, let's dive into today's event. सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय चीफ गेस्ट डॉक्टर अजीत पाठक सर को. Sir, we request you to kindly come forward and enlighten the audience with your valuable and insightful words. आदरणीय मनोजा मैडम, डॉक्टर पाठक जी, मुझे यहाँ तक दिशा दिखाने वाली शेफाली जी, सभी शिक्षकगण और विद्यार्थी, आप सभी का मैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. आज जो MOU हमने साइन किया, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में एक नई दिशा देगा एकेडमी और प्रैक्टिशनर्स के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में और आप लोगों में प्रोफेशनलिज्म को प्रोत्साहित करने में. इससे पहले कि मैं आज के विषय की बात करूं, मैं अपने कुछ अभिव्यक्ति करना चाहूँगा इस प्रांगण के प्रति. जो महाराजा अग्रसेन हैं, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो बहुत मुझे लगता है नज़दीक हैं आप सबसे. और मैं जब प्रांगण में आया तो जिस ढंग से यहाँ एक मंच के नीचे पूजा और अर्चना चल रही थी, एक सनातन अभिव्यक्ति थी, बहुत मुझे अच्छा लगा. और मैंने मैडम से पूछा कि ये क्या नियमित प्रक्रिया है, तो उन्होंने बताया कि डेली हैपन्स एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर सनातन कल्चर. सो आई कम्प्लीमेंट द टॉप मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. और उसी संदर्भ में ये कुछ पंक्तियाँ बिफोर आई टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड टुडेज ओकेजन. नमन महाराजा अग्रसेन. आई एम श्योर आप सब ने भी जब इस इंस्टीट्यूट में आए तो महाराजा अग्रसेन क्या हैं, उनका अतीत क्या है, उनका योगदान क्या है, उस पर नज़र डाली होगी. नहीं भी डाली तो लेट्स जॉइन टुगेदर एंड पे आवर ट्रिब्यूट टू महाराजा अग्रसेन. महाराजा अग्रसेन के प्रांगण में आए इस आमंत्रण का है मुझ पर बड़ा उपकार. शुद्ध चरित्र की मन में संकल्पना, इन्होंने बताया क्या है शासन, क्या है व्यापार. महाराजा अग्रसेन का सबसे क्रांतिकारी चिंतन, सामाजिक कल्याण का सबसे बड़ा उपाय, समाज में न रहे विसंगति कहीं भी. उनका मंत्र था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. Today you see there are signature lines and phrases to what सेम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का और PRSI का कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया. और खास करके ऐसे मौके पर जब हम 200 साल जो है हिंदी पत्रकारिता के पूरे करने जा रहे हैं. इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के उमेश पाठक जी और हमारे आज के चीफ गेस्ट अजीत पाठक सर एंड श्री सिन्हा सर और इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैडम और सभी स्टूडेंट्स. इससे पहले कि मैं इस बात को औपचारिक रूप से आपसे कुछ कहूँ, सबसे पहले अकबर इलाहाबादी ने अखबारों के इम्पोर्टेंस पर बहुत करीब 100-150 साल पहले उन्होंने जो है कि एक शेर लिखा था जो काफ़ी फेमस है. खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आज के दौर में अकबर इलाहाबादी होते तो आज के दौर में इस शेर को किस तरह से लिखते.
खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब प्रोपेगेंडा मुकाबिल हो तो स्मार्टफोन निकालो। तो हमको लगता है कि आज जो पत्रकारिता की जरूरत है वो अकबर इलाहाबादी के शेर के इस जो अपग्रेडेड वर्जन है उससे आप लोगों का ज़्यादा ताल्लुक है कि किस तरह से आज पत्रकारिता को आप जो है कि अपने स्मार्टफोन से, अपने कैलिबर से, अपने सोच से और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के आप पत्रकारिता को नया रूप दे सकते हैं, नया आकार दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तोप का काम आज जो है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब पाठक सर ने बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया, तो जो फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं उसके लिए स्मार्टफोन ही सबसे बड़ा हथियार है आपका। ये जो हमारा 1 अप्रैल 2026 को उड़न बार्डन से जो है हिंदी पत्रकारिता का आगाज हुआ था, वो कोलकाता से हुआ था। कोलकाता से इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय पूरे देश में कहीं प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। प्रिंटिंग का काम जो है कोलकाता में शुरू हुआ था, तो इसीलिए कोलकाता से जो है पहला हिंदी अखबार निकलना शुरू हुआ। तो ये जो तारीखें हैं, तारीखें केवल इतिहास का पुनिंदा, इतिहास के कागज नहीं होते हैं, कोई केवल लिखी हुई कोई इबारत ही नहीं होती, उसका एक मतलब होता है। क्योंकि उस समय हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, उसके बावजूद पंडित जुगु किशोर शुक्ला ने इतना बड़ा साहस किया, इतनी बड़ी इच्छा दिखाई, इतना बड़ा उन्होंने काम करके थे। उन्होंने जो है कि हिंदी भाषा में जो अखबार निकालने का साहस दिखाया, और जो कि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, करीब करीब 1 साल के आसपास चला। और जिस समय स्टार्ट हुआ तो इसका एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग है छोटा सा इसका, कि उनके किसी दोस्त ने शुक्ला जी से पूछा कि पंडित जी, न ग्राहक है, न सरकारी कोई आसरा है, और अंग्रेजों का जो है एक खूब अधूरा चारों तरफ मडारा, आप इससे कैसे लड़ेंगे? तो शुक्ला जी ने शांत भाव से जो है जवाब दिया, मेरा काम किसी अमावस्या को जीतना नहीं है, किसी अंधेरे को खत्म करना नहीं है, मेरा काम बस उतनी दूर तक उजाला करना है जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, जहां तक काम कर सकता हूं। अगर हर कोई अपनी पहुंच तक, जहां पहुंच सकता है, जहां तक उसकी क्षमता है, उजाला कर दे, तो अंधेरे की इतनी हस्ती नहीं है कि ज़्यादा तक टिक पाए। तो पत्रकारिता का यही मूल मंत्र है। जब 4 दिसंबर 1827 को इसका अंतिम अंक निकला, तो पंडित शुक्ला जी ने उन्होंने लिखा कि आज दिवस लौ उग चुका, मार्टन अस्ताचल को जाता है। मतलब कि अब उदन मार्टन जो है समाप्त होने जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि उदन मार्टन समाप्त हो गया, लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए जब सूर्य डूबता है तो वो अगले दिन उदय होने के लिए डूबता है। तो आज उसी उदर मार्टन की परिणति है कि हाँ, जब हम हिंदी पत्रकारिता में इतना लंबा दूरी तय करके आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि हिंदी प्रिंट मीडिया खत्म हो रहा है, हिंदी पिछड़ रही है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े ऐसा नहीं कहते। कुछ आंकड़ों तरफ पाठक सर ने भी इशारा किया था, मैं इससे थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। भारत में जो इंटरनेट यूजर की संख्या इस समय जो है 103 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, मोर देन 103 करोड़। और अगर हम इंडियन रीडरशिप सर्वे की बात करें तो जो 10 इंडिया के टॉप 10 अखबार हैं उसमें टॉप 5 पे हिंदी अखबार, और छठे पे जो है कि इसी देश की मलयालम भाषा है, 7वें नंबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। तो आप सोचिए हिंदी आपकी कितनी बड़ी ताकत है, और हिंदी का दायरा कितना विस्तृत है, जिसको शुक्ल जी ने जो है उदन मार्टन के जरिए जो है एक अलग जगाई थी, आज वो कहाँ तक पहुँच गई है। और अगर हम इसी तरह 20 अखबारों की सूची देखें इंडिया में, उसमें से 9 टॉप अखबार जो हिंदी के। और व्यूअरशिप की बात करें तो टीवी व्यूअरशिप, जिस टीवी को आप लोग देखते हैं, आज हर घर में टीवी है, उसमें 44% हिस्सा जो है हिंदी का है, हिंदी चैनलों का है, हिंदी कंटेंट का है। और जो रेवेन्यू आता है, जिसको जो आजकल जो है कि बाजार की जरूरत है, बाजार की भाषा है, उसमें 44% जो है रेवेन्यू जो है हिंदी कंटेंट से आता है। तो आप सोचिए कि कितना
बड़ा जो है कि मार्केट हिंदी ने खड़ा किया है, कितनी बड़ी पहुंच जो है हिंदी की है। और गूगल का ही आंकड़ा है कि आज जो हिंदी कंटेंट की डिमांड जो है अंग्रेजी कंटेंट पर 5 टाइम्स ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है आज। तो इस तरह से हिंदी ने अपना एक अलग अस्तित्व, एक अलग पहचान, एक अलग बाजार क्रिएट किया है। आज जो है विज्ञापन एडवर्टीजमेंट का एरिया भी जो है वो एडवर्टीजमेंट भी जो है हिंदी मार्केट तरफ देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो परचेज पावर जो हिंदी मार्केट में है अब इंग्लिश मार्केट में उस तरह से नहीं है। कई बार आप जैसे स्टूडेंट या अभी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर इस तरह के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, पूछते हैं कि क्या एआई से हमारी नौकरी जा सकती है? तो एआई जो है किसी भी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन एआई उसको रिप्लेस कर देगा जो एआई का इस्तेमाल नहीं सीखेगा, एआई को अपने लाइफ में लेकर के नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता जो है कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के लिए जो कही जाती है कि उनका जो सीधे सर यहाँ बैठे हुए हैं कि डेडलाइन, उनसे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की डेडलाइन। तो ऐसी एक कहावत या प्रसंग बन गया कि एक बार एक संपादक से यमराज ने पूछा, भाई तुमको चलना है, बताओ स्वर्ग जाओ, घर जाओ, कहाँ जाओ? तो संपादक जी ने बोला कि यमराज जी जहाँ भी ले जाना ले जाओ, बस ये बता दो कि वहाँ कॉपी जमा करने की डेडलाइन क्या है और नेटवर्क कैसे आता है। तो ये तो एक ट्रेडिशनल पत्रकारिता की चुनौतियाँ थी। जिस समय पत्रकारिता के एक स्टैंडर्ड सीसी सर जैसे लोगों ने स्थापित किया, एक बड़ा स्टैंडर्ड स्थापित किया, एक बड़ा मानक स्थापित किया पत्रकारिता में। लेकिन आज जो चुनौतियाँ उससे भी बड़ी गहरी हो गई हैं, उससे भी अधिक हो गई है। आज सबसे बड़ा संकट जो जिसकी तरफ पाठक सर ने बहुत बार इशारा किया कि साख का संकट, क्रेडिबिलिटी का संकट आज सबसे बड़ा है पत्रकारिता के साथ। क्योंकि जिस तरह से मोबाइल जर्नलिज्म बढ़ा है, जिस तरह से मोबाइल जर्नलिज्म बढ़ा है, जिस तरह से एआई जर्नलिज्म बढ़ा है, जिस तरह से अब गूगल सर्चिंग के जरिए जो जर्नलिज्म बढ़ा है, हर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जिस तरह से खबरें प्रसारित हो रही हैं, तो सबसे बड़ा संकट हो गया है पत्रकारों के सामने कि अब वो खबर दिखाएं कि फैक्ट चेक करें। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है कि स्पीड, अभी जो है सबसे पहले चक्कर है सबसे सही होगा, सबसे जल्दी खबर देने के बजाय कि सबसे सही खबर देना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हमारा जो अभी यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो यहाँ पर जो आगे पत्रकारिता में जाने वाले हैं, उनके लिए मेरी तरफ से यही कहना है कि आप जो है कि कंटेंट टाइप करने वाले बनने के बजाय जो है कंटेंट। और आइए मैं आपको एक और बात कहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन एजेंसी में जाएंगे, है ना? बहुत लोग इंटरेस्टेड हो गए आप लोग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पीआर एजेंसी में जाएंगे। 3 हमारे यहाँ बड़े संकट ब्रांड के ऊपर आया था। एक ब्रांड था जिसका नाम था कैडबरी, दूसरा ब्रांड था मैगी और तीसरा ब्रांड था कोका कोला। ये 3 ऐसे ब्रांड हैं जिनके संकट ने पूरे उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कैडबरी की बात करिए, डेयरी मिल्क में कीड़ा पाने की खबर है, बड़े लोग चिंतित हो गए। चॉकलेट, कीड़ा, ये दोनों ऐसे फैक्टर थे जो वायरलिटी, जो आजकल वायरल शब्द बड़ा चलता है ना, वायरलिटी के लिए तमाम मसाले देने को तैयार। अब कैडबरी के सामने ब्रांड का संकट था, कैडबरी बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कैडबरी ने पीयूष पांडे साहब को हायर किया, स्वर्गीय पीयूष पांडे जी को, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया। पीयूष पांडे जी ने 3 पंचलाइन दिए। याद है किसी को वो 3 पंचलाइन? कोई बता सकता है? हमारे विद्यार्थी बता सकते हैं कैडबरी का पंचलाइन? और दूसरा? उन्होंने 3 पंचलाइन क्या दिए? पहला उन्होंने पंचलाइन दिया, कुछ खास है जिंदगी में, कितना सामान्य। दूसरा उन्होंने दिया,
कुछ मीठा हो जाए। हम लोग कहते हैं ना, रोज की बात है, हम लोग घरों में खाना खाने के बाद, एटलीस्ट मेरी आदत तो है, हालांकि हमारी श्रीमती जी मुझे रोज डांटती हैं कि मीठा मत खाओ, 50 के ऊपर जा चुके हो, चीनी बढ़ गया तो अलग तुम मुसीबत मेरे लिए खड़ी करोगे। लेकिन हमारी आदत है कि मीठे के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता। और अभी तक टच वुड लकड़ी है, तो टच वुड यही कहते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स, टच वुड, अभी तक चीनी कंट्रोल में। पीयूष पांडे साहब ने क्या किया, कुछ मीठा हो जाए। देखिए हिंदी के 4 शब्द थे, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खास है जिंदगी में, और तीसरी पंक्ति थी पप्पू पास हो गया। पप्पू शब्द आजकल बोलने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि बड़ा माहौल अभी आजकल सही नहीं है, तुरंत ब्रांडेड हो जाते हैं। वैसे ही मीडिया वाले ब्रांडेड पत्रकार तो जो है डेली ब्रांडेड होता है। जहां आज अगर मैंने खबर लिखी इस पक्ष के में तो हम मोदी मीडिया हो जाते हैं, और जहां हमने इसकी खबर लिखी तो हम दरबारी मीडिया हो जाते हैं, हमें कहीं बिद्दी मीडिया भी कहा जाता है। तो हम सारी मीडिया कैटेगरी में है, हमारी कोशिश है कि हर कैटेगरी में अपनी जगह हम बनाए रखें। खैर वापस आते हैं कैडबरी की। ये 4 शब्द ने कैडबरी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज के दिन में डेयरी मिल्क, भले ही वो कैडबरी का एक ब्रांड है, लेकिन चॉकलेट की सिनोनिमिटी है, पर्यायवाची है। आप कहते हो डेयरी मिल्क दो, चाहे वो भले ही किसी और कंपनी का हो। ये हिंदी की ताकत थी जिसने कैडबरी को पहचाना। एक और ब्रांड की बात मैं करता हूं, कोका कोला। कोका कोला, हम लोग उस दौर के हैं, उस जनरेशन के हैं कि दुकान पे जाते थे और कहते थे ठंडा दे दो। हम गोल्ड स्पॉट नहीं मांगते थे, हम थम्स अप नहीं मांगते थे, हम स्प्राइट नहीं मांगते थे, हम कहते थे ठंडा दे दो। कोका कोला और पेप्सी के ऊपर संकट छाया। संकट क्या था, केरला में जहां से वो सोर्स करते थे उसमें केमिकल पानी की खबर आई। कोका कोला के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। कोका कोला ने फिर पीयूष पांडे जी को हायर किया, और पीयूष पांडे जी ने उनको दिया एक पंचलाइन, ठंडा मतलब कोका कोला। हिंदी एक मल्टीनेशनल ब्रांड को अगर किसी ने पहचान दिलाई तो वो हिंदी थी, चाहे वो कैडबरी हो चाहे वो कोका कोला। क्या ये हिंदी की ताकत नहीं है? अब आइए मैगी के ऊपर, मैगी का संकट। मैगी का पंचलाइन क्या है, 2 मिनट। कई बहनें बैठी हैं, कहते हैं ना अपने घर में बस 2 मिनट। देखिए ये जो बस 2 मिनट, हम लोग घरों में बच्चों को अपना दिलासा नहीं दे, बच्चे बस बेटा 2 मिनट, बच्चे 2 मिनट, चाहे वो रोटी ही पक रही हो चाहे वो सब्जी ही पक रही हो, 2 मिनट। नेस्ले ने इसी 2 मिनट को पकड़ा। उन्होंने 2 मिनट्स वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने 2 मिनट शब्द का इस्तेमाल किया। ये हिंदी की ताकत। मेरा यही कहना है कि हिंदी की ताकत को हमने हमेशा नजरअंदाज किया है, हमने हमेशा उसको दरकिनार किया है। हमें लगता है हिंदी बोलता, अरे हिंदी बोलता है। मुझे याद है कि फ्लाइट में, उड़ान में लोगों के अंदर एक बड़ा अच्छा स्टाइल में डिक्शन होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। तो लोगों को ये लगने लगा कि फ्लाइट में अगर आप जाते हैं और अंग्रेजी में नहीं बोलते तो आपको एयर होस्टेस पानी नहीं पिलाएगा। वैसे ही वो पानी पिला चुकी होती है 2 घंटे बांध के। लेकिन उन्होंने क्या किया, आज के दिन में आपका पायलट हिंदी में उद्घोष कर रहा है, देवियों और सज्जनों, हम अयोध्या के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। आप अपनी खिड़की से दाईं तरफ देखिए, श्री राम लला जी के दर्शन हो सकते हैं। ये हिंदी है। फ्लाइट में उस कल्चर को, संस्कृति को बदल दिया जहां पर लोग कहते थे कि अगर आप अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। वहां का एक पायलट हिंदी में आपसे बात कर रहा है इसलिए क्योंकि वो जोड़ना चाहता है अपने यात्रियों को। इंडिगो की फ्लाइट आप लोग करिएगा तो इंडिगो में हर घोषणा पहले हिंदी में होती है और फिर अंग्रेजी में। ये हिंदी की ताकत। तो हमारी समस्या क्या हो रही है कि हमने हिंदी को नजरअंदाज कर दिया। अब देखिए ना, देश में 10,000 से ज्यादा अखबार छपते हैं, उसमें से हिंदी के अखबार की संख्या लगभग 4,000। देश में हर रोज करीबन 22 करोड़ 81 लाख अखबार बिकते हैं, उसमें से हिंदी के अखबार की संख्या 10 करोड़ 2 लाख। क्या ये ताकत नहीं है? दैनिक जागरण
उसका पंच लाइन के नीचे लिखा, उसका मास्टहेड के ठीक नीचे लिखा हुआ है दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, क्योंकि 7 करोड़ लोग दैनिक जागरण को रोज पढ़ते हैं। क्या ये ताकत नहीं है? हमारी मजबूरी ये है कि ना, हमारी दिक्कत ये है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने हिंदी को हमेशा कमतर आंका है। मुझे याद है कि जब हम दिल्ली आए थे आज से 31 साल पहले, 32 साल हो गए मुझे, सॉरी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, क्योंकि उस समय पैसे नहीं थे, संघर्ष का दौर था, रोज कुछ ना कुछ तो कमाई करनी। तो उनके घर में 5 अखबार आते थे और उन 5 अखबार में सबसे ऊपर में इकोनॉमिक टाइम्स रखा होता। और आमतौर पर जो हम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे वो शाम को पढ़ाने जाते थे, और हम देखते थे कि इकोनॉमिक टाइम्स अखबार जो है वो उसकी जो कहते हैं ना कड़कपन जो है वो वैसे ही की वैसे ही बनी हुई है। यानी कि सुबह से शाम हो गई, उस अखबार को किसी ने उठाया क्यों नहीं? और उसके ठीक नीचे दैनिक जागरण और प्रभात खबर था, और प्रभात खबर पे दाल के छींटे नजर आते थे, दैनिक जागरण पे दाल के छींटे नजर आते थे। वो इसलिए नहीं कि उसको बिछा के उस पर खाना खाया जाता था, बल्कि खाना खाने के समय उसको पढ़ा जाता। तो उस उद्योगपति के घर में जब मैंने उनसे पूछा कि आप तो 5 अखबार मंगवाते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स है, और बीच बीच में कभी इकोनॉमिस्ट झांकता हुआ मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ा जाता है? उन्होंने कहा पंजाब केसरी। तो दिल्ली में पंजाब केसरी सबसे ज्यादा पढ़ा क्यों जाता है? तो एक प्रश्न मेरे लिए भी आया कि भाई पंजाब केसरी लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो पंजाब केसरी की एक खास शैली है, आपने अगर गौर किया होगा, पंजाब केसरी का फॉन्ट साइज नॉर्मल अखबारों से थोड़ा कम है। उनका जो स्टाइल शीट है, ब्रॉडशीट अखबार है, उसका जो स्टाइल शीट है वो बाकी अखबारों से थोड़ा अलग है। वो क्या करते हैं, हर गली मोहल्ले की खबर छापते हैं। प्रसाद नगर के गली नंबर 6 में माता का जगराता हुआ, आज की चौकी में रिंकू पिंकू सोनी चिंटू सब मौजूद। आप कहेंगे रिंकू पिंकू सोनी और चिंटी कौन है? ये उस अखबार के संभावित पाठक हैं, खरीदार हैं। हमने हिंदी को नजरअंदाज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कभी छापा क्या ऐसा? गली नंबर 6 इन प्रसाद नगर हैड अ माता की चौकी which was attended by रिंकी पिंकी सोनी चिंटी। You won't find it। तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो 27 लाख पे रह गया और दैनिक जागरण करोड़ में पहुंच गया। ये हिंदी किताब। तो मेरा यही कहना है कि आज के दिन में अगर आप इस सोचते ना कि इस प्रोफेशन में हिंदी में हमें नहीं आता तो हम क्या करें? आप मुझे कह सकते हैं आप तो अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, आप हिंदी में ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं कि आप तो हिंदी अंग्रेजी में काम करते हैं, आप हिंदी की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? आपको जान करके हैरानी होगी कि हिंदू अखबार ने अपने संपादकीय को हिंदी में छापना शुरू किया है सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। ये है हिंदी की। तो आप अगर एक जाते हैं, आज आप सभी जब यहां से पढ़ाई पूरी करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे, आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? जो आप कहें। क्योंकि उस समय में समझ में नहीं आता। अभी आपने शब्द, पाठक सर ने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, जनरलिस्ट। अगर समय हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि बाकी जो बच्चे हैं वो मुझे गालियां दे के, अच्छा भोजन भी रोक रखा है हमारे लिए, तो मैं ज्यादा समय और नहीं लूंगा, 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं मैक्सिमम। मुझे भी भागना है, मेरी भी दिहाड़ी है। तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, और आप अगर कहते कि आप जो कहें आपकी नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि आप ये कहिए जो पाठक सर ने शब्द दिया जनरलिस्ट, आप कहिए कि अगर मुझे इस विषय पे काम करने का मौका मिला तो हम काम कर सकते हैं। यानी कि आपको जनरलिस्ट से स्पेशलिस्ट में अपनी यूएसपी सेल करनी है, और यूएसपी सेल करने के लिए उस एक विषय को पकड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। हिंदी के पाठकों के लिए आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि हम जो उसको खबर देते हैं, या तो ऐसी भाषा में खबर देते हैं जो उसको समझ ही में नहीं आता है, और खास तौर पे हमारी भाषा देख लीजिए, हमारे जो विषय है अर्थशास्त्र,
अगर मैं लिखूं कि मुद्रास्फीति की दर 6% से ऊपर पहुंच गई तो पहला सवाल होता है मुद्रास्फीति क्या होगी? हम महंगाई क्यों नहीं लिख सकते? तो हिंदी ने हमें ये भी एक कहते ना कि एक हमें मैदान दिया है जहां पर हम दूसरी फसलों की बुआई से बहुफसलीय व्यवस्था को अपना सकते हैं और हम एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं जनरलिस्ट के बजाय। ये हिंदी की ताकत। तो मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपने यूएसपी को सेल करने में ना भाषाओं को लाइए। ये मत सोचिए कि मुझे एक विशुद्ध हिंदी भाषा में काम करना है। देखिए, मुझे एक मौका मिला था, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत जब मेरी हुई थी तो मुझे 2 डिक्शनरी दी गई 1995 की, जब मैंने अमर उजाला ज्वाइन किया। मुझे 2 डिक्शनरी पकड़ाई गई, शब्दकोश। आप लोगों को पता नहीं आजकल शब्दकोश आप लोगों के शब्द से ही, शब्दकोश से ही गायब है। तो 2 डिक्शनरी जो थी, 2 शब्दकोश जो थे, एक थे फादर कामिल बोल के, किसी ने नाम सुना है? आप लोग सुने होंगे, आप में से किसी ने सुना है? और दूसरी जो हमें डिक्शनरी पकड़ाई है वो भारतीय रिजर्व बैंक की हिंदी अंग्रेजी। अब सोचिए, रिजर्व बैंक की हिंदी अंग्रेजी वाली जो शब्दकोश थी, उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया। अब उसमें मुझे था कि बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। एक शब्द जो मेरे दिमाग में अटक गया था वो था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है कि जो चेक हम लोग इश्यू करते हैं, अगर चेक बाउंस हो जाए, अगर वो हमारे खाते में पर्याप्त रकम नहीं है, तो उसके उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। और वो कानून प्रतिबंधित अवकाश, जो छुट्टियां होती है, उस छुट्टी के लिए भी वही कानून इस्तेमाल होता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। वो शब्द मेरे दिमाग में अटक गया, बैठ गया कह लीजिए। तो मेरी नौकरी का एक इंटरव्यू था एक सरकारी संस्थान में। कुछ समय के लिए कह लीजिए हम एक सरकारी अधिकारी भी थे। ये अलग बात है कि कुछ ही महीने के बाद मेरा भ्रम टूट गया। देखिए, हम हैं बिहारी, बिहारियों को इंजेक्ट किया जाता है विटामिन ए नहीं, विटामिन जी, विटामिन गवर्नमेंट सर्विस। बिहारी को पहला चीज ये सिखाया जाता है कि बेटा अगर तुम कलेक्टर नहीं बने तो बेचोगे तरकारी, तरकारी यानी कि सब्जी, वेजिटेबल फॉर योर आवर यंग पीपल। तो हम भी चले गए सरकारी नौकरी में, एकलौती सरकारी नौकरी जिसके लिए मैंने कोशिश की, हो गया। अब वहां पर इंटरव्यू में जब मुझसे पूछा गया था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है और आपको एक पत्र व्यवहार करना है अपने निवेशक के साथ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यूज करते हैं। मैंने क्या किया? मैंने कहा, प्रिय महोदय महोदया, परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 4 उपधारा ख के तहत आपको हम सूचित करते हैं कि आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, जिसकी वजह से आपके निवेश के प्रस्ताव को यह संस्थान स्वीकार नहीं कर सकता है। कृपया कर उचित राशि डालें या एक नया चेक जो है जारी करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई। अब बताइए, हमारे निवेशक समझे, वो सर पीट लेगा, सर फोड़ लेगा, बोलेगा भैया ये परक्राम में लिखित अधिनियम क्या है? तो मैंने कहा ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हिंदी की मजबूरी यहां पर देखिए कि हम हिंदी चाह करके भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो चलन में नहीं। तो हिंदी ने हमें यह मौका भी दिया कि हम उस लेटर में, उस पत्र में लिख सकते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 4 के तहत आपको यह सूचित करना पड़ रहा है। ये किसी और भाषा में, हिंदी में आप जाकर के अगर आप अंग्रेजी के अखबार में या अंग्रेजी के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखे कि निगोशिएबल अंडर परक्राम में लिखित अधिनियम सेक्शन 4, नहीं चलेगा। लेकिन हिंदी आपको यह इजाजत देता है, हिंदी आपको इस बात की अनुमति देता है कि अंग्रेजी के शब्दों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइए ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जुगाड़ को अपना लिया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चपाती को अपना लिया, वो भी अपना लिया। हम अभी भी उसी भ्रम में पड़े हुए कि हिंदी बड़ा कमजोर है। हिंदी कमजोर नहीं है, हम कमजोर है जो हिंदी की ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे पास वो नजरिया नहीं है जो हिंदी की ताकत को पहचान सके। तो आज आप सभी से मेरा इतना ही आग्रह है कि जब 30 मई 2026 को उद्दंड मार्तंड के हम 200 वर्ष पूरे करेंगे, पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी को अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो तो हम उस नजरिया को विकसित करें ताकि हिंदी की ताकत को हम पहचान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर। As it is rightly said, great coins, great words have the power to shape great coins. It stands true for you and your address, sir. आपने हमें रूबरू कराया हिंदी भाषा की ताकत से, महत्व से और भविष्य से, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। Thank you for your truly intellectual and inspiring words. We once again extend our heartfelt thanks to all our esteemed speakers for sharing their time, words, and wisdom with us. Thank you all. जब हिम्मत टूट जाए तब याद रखना, जब हिम्मत टूट जाए तब याद रखना, बिना मेहनत के तख्ते ताज नहीं मिलता। अंधेरों में भी ढूंढ लेंगे मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। स्टोरीज सिर्फ देखी नहीं जाती, दे आर फेल्ट। एंड नाउ वी मूव टू अ वेरी स्पेशल segment of today's event. The student of journalism and mass communication department have created a short film titled Opposite. It is a bilingual film in Hindi and English. About the film. The film is a story of two people who meet by chance. They form an emotional connection, but unexpectedly, their roles and feelings reverse. It shows how other people change suddenly, leaving the other person confused without any closure. A simple yet powerful take on modern relationships and emotions. We congratulate the entire team. Arnab Arora, writer, director and editor. Dakshita Bish, the lead actress. Dakshita Bish, the lead actress. Trishika Arora, director of photography. Lakshika Sharma and Ayushi Dhir, assistant directors. And lastly, Nishtha Singh, production coordinator. तेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? चिल्ड आई डोंट गिव अ फक। तू अगर शुरू से सिंगल है तो हुकअप से कौन तो क्या हो गया? पार्टी से किसी भी करता है? नहीं भाई नहीं। ओ तू पढ़ना कौन बड़ा है तो अच्छा है? Can I tell you something? I'm getting attached to you. I hope you won't leave me. कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा तो अच्छा लगेगा। You know where you are with. You know where you are with. Smoke collapsing, falling, bouncing back and one day. Thank you so much, everybody, and congratulations to the team. Let's give a huge round of applause to them. Thank you. अब समय आ गया है इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से समाप्त करने का। लेकिन उससे पहले I would like to invite somebody who will formally express our gratitude. मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वी.के. भटनागर, एडवाइजर मीन्स, to kindly present the vote of thanks. नमस्कार। संभवतः इस कार्यक्रम का ये सबसे आसान काम है जो सौंपा गया है, टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स, क्योंकि हिंदी के पत्रकारिता के हम लोग 200 वर्ष मना रहे हैं, तो इस अवसर पर हिंदी में ही वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करना सही रहेगा। मेरे लिए सहज भी है, तो मैं अपनी दिनचर्या हिंदी में ही शुरू करता हूँ। सुबह मैं हिंदी में ही उठता हूँ, मैं हिंदी में ही मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, मैं हिंदी में ही मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। कॉलेज भी अपनी गाड़ी में हिंदी में ही बैठ कर आता हूँ। हिंदी जैसा शिक्षा ने कहा मातृभाषा है, इसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की सरलता रहती है। यू फील कंफर्टेबल, आप सहज महसूस करते हैं।
5 वर्ष पहले मैंने अपनी जीवन यात्रा का एक विवरण दिया था, मैं अतिथियों से वो शेयर करना चाहूँगा। उसमें मैंने शुरू में स्पष्ट किया है कि मैं उसको हिंदी में इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं अपनी हिंदी के मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति सहज रूप से कर सकता हूँ। और शिष्य ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में तो थोड़ा महसूस होता है, महसूस नहीं होता है, वही चीज़ अगर हिंदी में कह दी जाए तो निशाने पे लगती है। मैं औपचारिकता को पूरी तरह से निभाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने तीनों अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के आज हमारे छात्रों के बीच में अपने विचार व्यक्त किए। मैंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व करी, डॉक्टर पाठक, डॉक्टर विनय एंड शिशिर। ये 3 अलग अलग विधाओं के लोग थे हमारे सामने आज, और आप लोगों को अवसर मिला हिंदी की पत्रकारिता से जुड़े हुए ये 3 विभूतियों को देखने का। डॉक्टर पाठक ने जिक्र किया आदर्शवाद का। पत्रकारिता में आदर्शवाद में जब हम आते हैं तो उसके मानक बदल जाते हैं। उस विषय की गंभीरता में न जाते हुए मैं जानता हूँ कि समय पीछे की 5 सीटें जो 5 रोज जो है बच्चे बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तीनों अतिथियों ने कुल मिला के 127 मिनट तक हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। डॉक्टर विनय अकबर इलाहाबादी से शुरू हुए और आपको ये बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार आज के युग में अगर आप अपने अतीत से कट जाएंगे तो संभवतः आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। एंड देन शिष्य एक नया रूप, एक नया जस्ट रिमाइंड्स मी, आजकल IPL चल रहा है। ये तीनों हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इनका आभार प्रकट करना चाहूँगा, और ये कृपया इसको अन्यथा न लीजिएगा। मैं आप तीनों के तीनों ने एक IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग के तरह से एक्ट किया है। इसमें से एक, मैं नाम नहीं लूँगा, इसमें से एक धोनी थे, एक गायकवाड़ थे और एक स्पिनर जडेजा। आप अपने आप डिसाइड कर लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जडेजा वो नहीं पता था इन लोगों को, उनको अभी वही याद है कि जडेजा अभी भी है। मैं इस औपचारिकता को शीघ्र समापन करना चाहूँगा इसका। एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये जो सामने पहली पंक्ति में जो ये 4 लोग बैठे हुए हैं, इनका कुछ अंडर करंट है, किसी एक ही विधा से एक ही जगह से कुछ जुड़े हुए हैं, इनमें एक लगाव है। संभवतः वही डॉक्टर पाठक का जो अनुरोध था, ये हमारे सामने ये तीनों विभूतियाँ प्रस्तुत है, मौजूद है। सॉरी प्लीज डोंट माइंड। यहाँ पे अंग्रेजी में भाषण देते देते हिंदी में स्विच करने में टेक्स टाइम, राइट। सो मैं अपने संस्थान की ओर से, विभाग अध्यक्ष की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से और अपनी ओर से आप सभी के प्रति आप सबको आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब पाठक आपके साथ हमारे संबंध स्थापित हो गए हैं। आप पूरा विश्वास है कि भविष्य में ये संबंध और बढ़ेंगे आगे, और हमारे विद्यार्थियों को अवसर मिलेगा आपके साथ जुड़कर अपने भविष्य को निर्धारित करने का। डॉक्टर साहब आपका दोबारा आगमन शीघ्रताशील होना ज़रूरी है, तो पीछे जो लोगों ने इंटरेस्ट शो किया बस विटनेस टू दैट। शिशिर भाई आप आते रहिए। 3 अलग अलग स्तर थे, डॉक्टर पाठक का, डॉक्टर विनय का और शिशिर का। आपको इस पत्रकारिता के और इस हिंदी के जो 2 शताब्दी 200 वर्ष मनाने जा रहे हैं, आपको हम लोग तीनों चेहरे दिखा दिए। अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करिए, आपको निश्चित करना है। मेरे ख्याल से मैं 4:30 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट की टाइम दिया गया था। मैं हृदय आप सबके प्रति धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने पेशेंस के साथ बैठ के इस संगोष्ठी का आनंद लिया। उम्मीद करता हूँ कुछ संदेश आप लोगों तक अवश्य पहुँच गया होगा। तीनों धुरंधर लोगों ने आपके समक्ष अपने अपने विचार रखे, कृपया बाहर निकल के कुछ सोचिएगा अवश्य। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी कार्यक्रम की सफलता केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि सभी के सहयोग और प्रयास से संभव होती है। It has truly been an enriching and memorable experience for all. We feel honored to have such esteemed personalities with us today. आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को सफल और सार्थक बनाया है।
Now, in continuation with today's event, I would request the dignitaries सब लोग आ जाइए।